हमने सॉलिड वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट, 4 वेस्ट डेप्थ में कवर किए हैं और आज हम 5th वेस्ट पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ हज़ार्डस वेस्ट। देखिए, जब आप कंट्री में रूल्स की बात करते हैं कि हज़ार्डस वेस्ट के रूल्स कौन से हैं, अब तक के मैंने आपको जितने लेक्चर वेस्ट मैनेजमेंट के दिए हैं, आप ध्यान से आइडेंटिफाई करें हज़ार्ड कहाँ से निकलता है। प्लास्टिक में जो हज़ार्डस मटेरियल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल में जो हज़ार्डस मटेरियल है, बायोमेडिकल में जो हज़ार्डस है और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो हज़ार्डस है, उन सभी में तो एक एक कैटेगरी हज़ार्ड की है ना। तो जो रूल्स अब तक मैंने आपको पढ़ाए हैं वो यूज़ होंगे सारे, वो आपने पढ़े हैं, उसका बेनिफिट आपको सीधा यहाँ पे ये मिलेगा कि मैं उन रूल्स के रेफरेंसेस दूंगा और आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। लेकिन हज़ार्डस वेस्ट की कुछ अलग से भी रेखांकित तरीके हैं, कुछ अलग से भी गाइडलाइंस हैं, और इसलिए हम इन रूल्स को थोड़ा बड़े सेंस में देखते हैं। ये हज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स कहलाते हैं। क्या मेरा ये कथन सत्य है? नहीं। ये हज़ार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स कहलाते हैं। यानी कि हज़ार्डस के साथ अदर वेस्ट यहाँ पे नया लगाया गया है। पहली बार ऐसा किया गया है कि हमने हज़ार्डस के साथ साथ एक अदर वेस्ट वर्ड यूज़ किया है। उसकी क्या उपयोगिता है ये आपको अभी समझ आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आपको पता है, आपने 2016 के हज़ार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स मैंने कई बार डिस्कस किए, चाहे वो प्लास्टिक बैन की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल के बैन की बात हो। उन्हीं रूल्स को मैं किसी न किसी सीमा पे आज भी इस्तेमाल करूँगा। अगर भारत की बात करें कि क्यों हमें हज़ार्डस वेस्ट के रूल्स लाने की ज़रूरत है, देखिए आज हमारी डेट में, आज हमारी कंट्री में अगर सॉलिड वेस्ट की बात कर लें, ऑल इन ऑल ये सारे सॉलिड वेस्ट का ही पार्ट है ना। अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट का डाटा ये कहता है कि अभी 62 मिलियन टन प्रोडक्शन है सॉलिड वेस्ट की। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो एक फिगर ये बताती है कि 2021 तक ये सॉलिड वेस्ट बढ़ के 101 मिलियन मेट्रिक टन होगा, 2031 तक ये 164 मिलियन मेट्रिक टन होगा और 2051 तक ये 436 मिलियन मेट्रिक टन तक जाएगा। ऐसा क्यों होगा? आज 62 मिलियन टन जो प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट कंट्री में, सॉलिड वेस्ट, उसका रीज़न है कंट्री की 1/3 अर्बन पॉपुलेशन। हमारे देश में 33% पॉपुलेशन अर्बन है और उस अर्बन पॉपुलेशन के बेस्ड पे 62 मिलियन टन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले समय में 2050 में देश की 50% पॉपुलेशन अर्बन होगी और वो 50% पॉपुलेशन उस समय में 436 मिलियन मेट्रिक टन के अराउंड प्रोड्यूस करेगी। जानते क्यों हो? क्योंकि मैंने परसेंटेज में ये बताया। परसेंटेज में आज का 33% के हिसाब से देखें तो ये 125 करोड़ का 33% चल रहा है। आने वाले समय में जब पॉपुलेशन कहीं ना कहीं अगर 200 करोड़ के अराउंड गई तो उसका 50% कितना बन जाता है? 100 करोड़ अपने आप में बन जाता है। यानी कि जितनी लगभग हमारी अब से कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले तक पॉपुलेशन थी, इतनी पॉपुलेशन जो कभी पूरे भारत में रहती थी, ये सिर्फ और सिर्फ शहरों में रहेगी। इमेजिन। इसलिए पॉल्यूशन इतने प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। यानी कि 2019 में 62 मिलियन टन है, 2021 में 101 मिलियन टन है, 2031 में 164 मिलियन टन है, 64 मिलियन टन की बढ़ोतरी, लेकिन 2051 में 436 मिलियन टन है। आई बात समझ में? तो ये डिफरेंस हमें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से ही दिखता है। भारत की बात करें अगर, आज की डेट में एग्जैक्ट इस सॉलिड वेस्ट में से हज़ार्डस वेस्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है। एसोचैम, फिर से उसी की फिगर की बात करूँ मैं, एसोचैम ये बताता है कि टोटल 74.46 लाख टन, यानी कि समवेयर अराउंड 7.46 मिलियन टन, तो 74.46 लाख टन के अराउंड आज हमारे देश में सॉलिड हज़ार्डस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और इस हज़ार्डस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए हमारी कंट्री में फैसिलिटी कितनी है? लगभग 23 से 24 TSDF फैसिलिटी अवेलेबल है। आप मुझसे पूछेंगे सर TSDF क्या है? इसके अलग अलग नाम हैं। पहला नाम अगर है ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, और दूसरा नाम है
ट्रीटमेंट, स्टेबलाइजेशन एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। ट्रीट करके आप वेस्ट को स्टेबलाइज कर रहे हो और फिर डिस्पोजल कर रहे हो, तो TSDF। वी हैव 23 TSDF समवेयर अराउंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट। लुक एट द अमाउंट ऑफ द हैजार्डस वेस्ट क्वांटिटी, दैट इज 74, समवेयर अराउंड 75 लाख टन। कितनी इंडस्ट्रीज में से प्रोड्यूस हो रहा है? अराउंड 44,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। 44,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इकाइयों से, उद्योग इकाइयों से 75 लाख टन के अराउंड एनुअली आप हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। मतलब इंडस्ट्री का मेन कंट्रीब्यूशन है हजार्डस वेस्ट के अंदर, जैसे हम इंडस्ट्रियल हजार्डस वेस्ट कहते हैं। सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट नहीं, इंडस्ट्री का हजार्डस वर्जन, वेस्ट का वो कंपोनेंट जो हजार्डस है। ऐसे में 23 ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी के साथ किसी हाल भी हम इस लेवल पे 75 लाख टन के इस वेस्ट को कभी भी ट्रीट नहीं कर पाएंगे। ये एक समस्या जो भारत में एक्टिव होती है अपने उत्पन्न किए हुए वेस्ट की वजह से। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अगर आपसे कोई पूछे कि हजार्डस वेस्ट का और अदर वेस्ट का इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, तो हमारा प्रॉब्लम का रीज़न है डेवलपिंग कैरेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी डेवलपिंग स्टेजेस में है। जब आप डेवलपिंग स्टेजेस में होते हैं तो क्या होता है? हमारे देश में इननंबरेबल स्मॉल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं जो लेबर इंटेंसिव हैं। दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव होती है और एक लेबर इंटेंसिव होती है। जब हम कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव वो इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए स्पेस, IT, सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर पैसा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल, पूंजी, जिससे आप टेक्निक्स, इक्विपमेंट्स, इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करके इसके बेसिस पे काम कराते हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, सिंपल एग्रीकल्चर, सिंपल बीड़ी का कारखाना, माचिस का कारखाना, मैच बॉक्सेस। इसमें आप कैपिटल की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट ना करके लेबर ही इन्वेस्ट करते हो, यानी कि आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू मशीनरीज और इक्विपमेंट्स की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा के प्रोडक्शन करते हो। और हमारे देश में आज प्रोडक्शन का आधार मेनली सारी की सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME। अब नाउ वी आर प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ द MSME। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, तीनों स्तंभ हैं उसका। ये इन तीनों चीज़ों का स्तंभ है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मेनली लेबर इंटेंसिव है और सबसे इम्पॉर्टेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। क्या असर हुआ इसका? जब आप लेबर इंटेंसिव कैरेक्टर के हैं, आप प्रोडक्शन ही लेबर की कंट्रीब्यूशन से बढ़ा रहे हैं, तो आपके पास टेक्नोलॉजी में, मशीनरीज में, इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है। इसका मतलब ऐसे में आप क्लीन टेक्नोलॉजी, क्लीन मैकेनिज्म ऑफ वेस्ट डिस्पोजल और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अपने लेवल पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। ये आपका हैम्पर है। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं, अगर सरकार के द्वारा लगा दी गई है या बड़े प्लांट्स के द्वारा, जिन्हें हम कॉमन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स के तौर पे जानते हैं या कॉमन वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट के तौर पे जानते हैं, आप उनका भी यूज़ नहीं ले पा रहे क्योंकि आप अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप इनफॉर्मल हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका डेटा नहीं है, आपका टैक्स कलेक्शन नहीं है, आपका स्टाफ का ब्यौरा नहीं है, आपके पर्टिकुलर्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं उस लगे हुई मशीनरी का? इन दो चीज़ों के कारण से हो ये रहा है कि मैक्सिमम वेस्ट अगर हम देखें तो इस वे में डिस्पोज नहीं हो पा रहा जो यहाँ से जनरेट हो रहा। डेवलपिंग कंट्री होने के नाते हमें ये कीमत एक भरनी पड़ती है, सरकार भी इन्हें टच नहीं करती। कारण क्या है? किसी भी देश में सबसे इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं, और बीइंग डेवलपिंग कंट्री जिसमें पॉपुलेशन 125 करोड़ के अराउंड है, इनफैक्ट सरकार के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि वो कैपिटल इंटेंसिव नहीं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल पाए। सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है
ऑटोमेटेड पुलिस पर्सोनल खड़ा कर देना वहाँ पर जहाँ जिस सिग्नल से आप गुजरते हो, वहाँ पर पुलिस को छोड़ करके, ट्रैफिक सिग्नल पर्सन को छोड़ के कल को ऑटोमेटेड मशीन वहाँ पे वो ये काम करा सकती है। रीज़न भी इतने लाखों पुलिसकर्मी कहाँ जाएंगे फिर, उनकी बेरोज़गारी का क्या। सरकार खुद से कुछ ऐसी चीज़ों को समर्थन करती है जिसकी वजह से लेबर एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि इतनी इंटेंस पॉपुलेशन कंट्री में आप ऑटोमेटेड सोसाइटी को, ऑटोमेटेड इकोनॉमी को नहीं चला सकते। अगर ऑटोमेटिक कंसेप्ट आ रहा है तो फिर आपको अदर एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पड़ेंगे, और जो एग्जिस्टिंग पूल ऑफ पॉपुलेशन है उसका स्किल इतना डेवलप करना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड इकोनॉमी का बेनिफिट फिर उनको मिले, इम्पोर्टेड वर्किंग पर्सोनल्स को नहीं। अभी स्किल डेवलपमेंट की कमी है देश में, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ही चलानी पड़ेगी। इसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज़ कंटिन्यूसली पेरेनियली पोषित, सपोर्ट हो ही जा रही है, चलती ही जा रही है। अब बात आते हैं बड़ी कंट्रीज़ की, द मैच्योर ओल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। जब भी आप सृजन करते हैं, जब भी आप डेवलपमेंट करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन करना होता है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो रिसोर्स कंजम्पशन बहुत फास्ट होता है और बड़े लेवल पे होता है। तो एक तो स्केल बड़ा होता है रिसोर्स को कंज्यूम करने का, और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फास्ट होता है। आप एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए फॉसिल्स यानी कि कोल, क्रूड, पेट्रोलियम, सारा कुछ बहुत फास्ट कंज्यूम करते हो। रिसोर्सेज बहुत बड़े अमाउंट में और बहुत फास्ट कंज्यूम करते हो। तो ऐसे में जो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे कंज्यूम करना सभी चाहते हैं, उसे एब्जॉर्ब करना सभी चाहते हैं, लेकिन इतना पोटेंशियल नहीं होता वेल्थ जनरेशन का। प्रॉफिट्स और इनकम जनरेशन और रेम्यूनरेशंस इतने नहीं होते कि आप उस लेवल पर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ लगा सकें। ये पहली बात, क्योंकि नाउ यू आर इन अ ग्रोइंग और ट्रांजिशनल स्टेज। और सेकंड, इतना अवेयरनेस भी नहीं होता है। और तीसरा, अभी रिजल्ट्स दिखने शुरू भी नहीं होते हैं, पता भी नहीं लग रहा होता है कि ये वेस्ट क्या मैनेज पोज करने वाला है आने वाले समय में। और चौथा, न्यूली डेवलपिंग इकोनॉमी को हमेशा कैपिटलिस्ट टेंडेंसी अपने अंदर ले लेती हैं, क्योंकि मुनाफे का चस्का होता है, मुनाफा बनाना ज़रूरी होता है। किसी भी और चीज़ में आप इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ों से उभर चुके हुए हैं वो देश, उनका ट्रांजिशनल फेज़ बहुत समय पहले चला गया, और उस समय में इक्का दुक्का देश ही सिर्फ विकास कर रहे थे, तो वेस्ट का मिनेस उतना पता भी नहीं चला। आज वो डेवलप्ड और बहुत ही इम्प्रूव्ड वर्जन की इकोनॉमी है, तो उनके वहाँ पर वेस्ट डिस्पोजल लॉज यानी कि लेजिस्लेशंस, टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस, दे आर अल्टीमेट स्टेट ऑफ द आर्ट। देयर लॉज आर वेरी स्ट्रिंजेंट, legislations are very comprehensive, and techniques and procedures and mechanisms are very strong, very state of the art. लेकिन कॉस्ट बहुत ज़बरदस्त आती है। मैं एक पर्सन हूँ और मेरी कंपनी ए यूएसए में लगी है, मैं एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मुझे उससे प्रोडक्ट प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए यूएसए के सारे नियमों की पालना करते हुए, वही टेक्निक और प्रोसेस की पालना करते हुए उसे डिस्पोज ऑफ करना है। ऐसे में मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स हैम्पर होते हैं। लेकिन अंडर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम WTO देयर इज़ अ कंसेप्ट जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं तेज़ी से, और ग्लोबलाइजेशन कहता है कि देयर शुड बी फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड द पीपल। ये चारों चीज़ों की वर्ल्ड लेवल पे फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। इसी फार्मूले के तहत मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs एक जगह पे काम करते हुए एक हेडक्वार्टर होते हैं, मल्टी कंट्रीज़ में जाके ऑपरेट करती हैं। और ऐसे में आती है बारी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, जिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के लेबर लॉज, एम्प्लॉयमेंट लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, लैंड एक्विजिशन सिस्टम्स, रिसोर्सेज एंड लेबर की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर लॉज आर वेरी वीक, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेज आर वेरी ईजी एंड लैंड एक्विजिशन इज़ वेरी ईजी एंड लैंड इज़ चीप ऑल्सो। ऐसे में ये कंपनीज़ अपने द्वारा उत्पन्न इस वेस्ट को अपनी कंट्री में डिस्पोज करती ही नहीं हैं, क्योंकि खर्चा बहुत आएगा, वो उसे एक्सपोर्ट करती हैं इन कंट्रीज़ के पास जो है डेवलपिंग। इस समय में अगर आप देखें तो USA, वेस्टर्न यूरोप एंड कनाडा ये बड़े लेवल पर वेस्ट एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश एंड मलेशिया ये बड़े लेवल पर वेस्ट एब्जॉर्बर है, इम्पोर्टर है। वहाँ से सारा वेस्ट इन कंट्रीज़ में आ रहा है। यहाँ के सस्ते इजी लेबर लॉज, सस्ती लेबर और यहाँ के उद्योग धंधे के लोगों का
बेनिफिशियल आस्पेक्ट जो उनको दिखता है कि प्रॉफिट मेकिंग होगी, क्योंकि इंटरनेशनली जो वेस्ट आता है वो वेल सॉर्टेड होता है, वेल ऑर्गेनाइज होता है और एम्पल अमाउंट में होता है, तो उसे रिसाइकिल करके ये बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रिसाइकलिंग के बाद जो वेस्ट बच रहा है वो डिस्पोज कहाँ करना है, मुद्दे की बात। आपके देश में आपका इतना वेस्ट है, आपकी लैंडफिल साइट्स भरी पड़ी हैं, 15 मीटर की लिमिट है, आप 50 मीटर तक चले गए हो, ऐसे में अपने घर का कूड़ा नहीं संभल रहा, 10 पड़ोसी के घरों का कूड़ा भी ला के यहीं डाल रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर भी कानून ये वाली बात करेगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्री होने का ये दंश हमें भोगना पड़ता है, क्योंकि अभी कानून नर्म हैं, लेबर लॉज भी वीक हैं, लेबर सस्ती है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, रिसाइकलिंग का पोटेंशियल नज़र आ रहा है अभी भी रिसाइकलर्स को, और इंटरनेशनली जनरेट हो रहा वेस्ट का रिसाइकल पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बढ़िया होता है। ये सारे रीजंस हैं। तो वेस्ट इज़ अ मेनेस। अगला इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, डेवलपिंग इकोनॉमी से अब आप यू आर एंटरिंग इनटू द डेवलप्ड वर्जन ऑफ द इकोनॉमी, नेचुरली there will be ultimate level of industrialization. If there will be industrialization, there will be high level shift of population from the agriculture economy to the primary sector to the secondary sector, that is in the industrial sector. Then naturally there will be a kind of urban economy, secondary economy. तो जैसे जैसे urbanization बढ़ेगा, now you are not into the production cycle, you are not producing your crop, you are not into the soil making or everything. So जो शहर में लोग रहते हैं वो पूर्णतः अपनी ज़रूरतों के लिए निर्भर होते हैं किसी और पे। निर्भर किस पे हैं? जो प्रोड्यूसर है, किसान है, चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फार्म क्रॉप्स हैं, चाहे आपकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, एनीथिंग, चाहे फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट। यू आर इन दिस रूम एंड यू आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द टिम्बर प्रोड्यूस्ड बाय द फॉरेस्ट। तो आप फॉरेस्ट की टिम्बर पे निर्भर करते हैं, फॉरेस्ट से आ रहे कोल पे निर्भर करते हैं, फॉरेस्ट से आ रहे मेटल्स पर निर्भर करते हैं, तभी आपकी इंडस्ट्री चलती है। तो अर्बन सोसाइटी बड़े लेवल पर कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी होती है, ये कंज्यूम करती है, हर चीज़ को कंज्यूम करती है, इसलिए दे आर अ काइंड ऑफ कंज्यूमर्स। तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, आप रिसोर्स कन्वर्जन करेंगे फाइनल प्रोडक्ट्स में, वैसे वैसे एक अर्बन कम्युनिटी इंक्रीज़ होगी जिसमें कंज्यूमरिज्म का कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी कि संपत्ति का संग्रह, संपत्ति का संचित करना, ये बढ़ेगा और ये स्टेटस सिंबल में आएगा। देन आप बहुत फास्ट रिसोर्सेज कंज्यूम करते हो, जैसे मोबाइल है, गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशन है, घर है, हर 1-2 साल पे बदले जा रहे हैं, रेनोवेशंस हो रही हैं, बिकॉज उपभोगवादी समाज है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है। ये भी डेवलपिंग से डेवलप्ड तक जाने का एक नमूना होता है, जिसकी वजह से वेस्ट जनरेशन एक लॉजिकल डिमांड की वजह से नहीं है, एक ऐसी भी डिमांड है जो कंज्यूमरिज्म के थॉट से उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि फिर डेवलपिंग इकोनॉमी होने के नाते ही सरकार के पास आज भी बुनियादी सुविधाएं प्रोवाइड करने के भी रिसोर्सेज कम पड़ जा रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ, बिजली। इन चीज़ों के आगे जा कर के फिर गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज इतने नहीं होते कि वो इस तरह के प्रोग्रेसिव अप्रोच पे फोकस करे, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल। तो यहाँ पे फंड का लैक, फाइनेंस लैक, इंफ्रास्ट्रक्चर लैक, विल एंड अवेयरनेस का लैक, स्किल्स का लैक, सेफ्टी का लैक, स्टैंडर्ड का लैक, और इन सारे लैक से जो उत्पन्न होता है वो है डिवास्टेशन। सो वेस्ट नाउ अ डेज इन अ डेवलपिंग कंट्री द काइंड ऑफ डिवास्टेशन फॉर द सोसाइटी। और ये आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि लगभग $13 बिलियन के अराउंड तो आपका इन्वेस्टमेंट वेस्ट मैनेजमेंट में जाएगा। क्या लाभ है उस चीज़ का? आपने 100 रुपये कमाया और 60 रुपये आपने उस 100 रुपये को कमाने के चक्कर में जो नुकसान था उस पर लगा दिया, बचा तो 40 रुपये के। इसलिए ये समझाया जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, कंज्यूम करिए, प्रोडक्शन करिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन करिए। इस बात का ध्यान रखिए कि इतनी मेहनत करके कहीं एंड प्रोडक्ट अचीव करने की वजह से उससे जनरेटेड वेल्थ का 50 to 60% हिस्सा जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट हुए हैं कहीं उन्हें टैप करने में न चला जाए। एट द एंड प्रोडक्टिव वैल्यू, नेट वैल्यू जो बची वो 40 to 45% ही बचेगी। फ़ायदा क्या हुआ? आपने रिसोर्स लॉस कर दिया। आई बात समझ में? सो वी नीड न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू प्रोसेसेस, मैकेनिज्म, a new attitude, a new belongingness to the society, to the world and to the biological life beyond from the humans.
आपको जीव जंतु मछलियों का भी सोचना है, सारा शहर का गंद इकट्ठा करके समुद्र में भी नहीं डालना है। स्वयं को बचाना है तो उन जीवों को भी बचाना होगा। ओके, इसी चीज़ पर धारणा पर आधारित आज का लेक्चर जो चल रहा है उसका मेन एस्पेक्ट है कि हज़ार्ड क्या है। अब मैं आपको हज़ार्ड जस्टिफाई करूँगा तभी आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। ओके, फिर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वेस्ट बाकी वेस्ट से इतना डिफरेंट क्यों कहला रहा है, क्योंकि ये एक तरह का हज़ार्ड वेस्ट के तौर पे जाना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हज़ार्डस चीज़ें कौन सी होती हैं। हज़ार्डस आइटम्स की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अगर हम उन कैरेक्टर्स को पढ़ लें तो हज़ार्ड क्लियर हो जाएगा। कौन कौन सी कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं इनके। सबसे पहला एस्पेक्ट इग्निशन। देखिए, ध्यान से देखिए, जो भी आइटम 60 डिग्री सेल्सियस पर आपको फ्लैश पॉइंट प्रोवाइड कर दे, 60 डिग्री सेल्सियस पे फ्लैश पॉइंट प्रोवाइड करे, यानी कि फ्लैश माने जलने की प्रक्रिया एग्जीक्यूट कर दे और फायर विगरसली फैल जाए बड़े स्केल पर, उस मटेरियल को हम कहते हैं कि इग्नाइटेबल है। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसी में कुछ मटेरियल ऐसे भी आते हैं जो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने की वजह से बहुत लार्ज स्केल पर भी फायर को कैच करते हैं और डिवास्टेशन क्रिएट करते हैं अपने सराउंडिंग मटेरियल में, जिसके अंदर वेस्ट गन पाउडर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सारा का सारा मटेरियल ज्वलनशील क्रिया से जुड़ा हुआ है। आप इसे इग्नाइटेबल की जगह इनफ्लेमेबल भी कह सकते हैं। इनफ्लेमेबल मटेरियल अलग अलग कैटेगरीज में आता है। मुद्दे की बात यह है कि कई बारी ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें आप कंप्रेस्ड कंडीशन में एग्जिस्ट कराते हैं या ऑक्सीडाइज़र के वर्जन में एग्जिस्ट कराते हैं। ऑक्सीडाइज्ड मटेरियल या कंप्रेस्ड कंडीशन मटेरियल जैसे नेफ्था होता है, नेफ्थलीन, जैसे डिस्कार्डेड ऑयल बेस्ड पेंट होते हैं, जैसे लैक्कर थिनर्स होते हैं। जब आप कलर और पेंट करते हैं तो नेफ्था का यूज़ होता है, लैक्कर थिनर्स का यूज़ होता है। उसके बाद ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं, ये भी ज्वलन क्रिया गुणों को दर्शाते हैं, यानी कि इनमें भी जलने का गुण रहता है। ओके, तो इन सभी मटेरियल्स को हम एक तरह से हज़ार्डस मटेरियल के तौर पे देखते हैं। और आपने देखा था कि जब मैंने आपके घरों की बात की थी, आपके घरों से मैंने जब आपको कहा था कि जो थर्ड बॉक्स आपको यूज़ करना है वेस्ट मटेरियल के लिए, वो थर्ड बॉक्स में आपने इसी तरह की चीज़ें घर से डिस्कार्ड की थी ना, जिसमें डिस्कार्डेड ऑयल बेस्ड पेंट यूज़ हो रहे थे, जिसमें टर्पेंटाइन का तेल यूज़ हो रहा था, यानी कि सिलाई मशीन में डालने वाला तारपिन का तेल। तो ये सारी चीज़ें हज़ार्डस में आती हैं, चाहे वो टर्पेंटाइन है, चाहे लैक्कर थिनर्स हैं, चाहे नेफ्थलीन की गोलियां हैं, जिन्हें हम रज़ाइयों में और अलग जगहों पे रखते हैं, चूहे मारने वाली दवाइयों के तौर पे भी कह देते हैं उसको, और चाहे आपके पास डिस्कार्डेड ऑयल बेस्ड पेंट्स हैं। इन सबको हम इग्नाइटेबल मटेरियल के तौर पे लेकर चलते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक, अगर किसी मटेरियल में ये एग्जिस्ट कर रही है तो वो हज़ार्डस है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है हज़ार्डस के साथ साथ दूसरा, कोरोसिविटी। अगर कोरोसिविटी एग्जिस्ट कर रही है तो वो मटेरियल हज़ार्डस है। यहाँ पर कोरोसिविटी से मतलब क्या है? देखिए, बहुत से ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या दूसरा यहाँ पर अगर मैं एस्पेक्ट कहूँ तो वाटर यानी कि लिक्विड का पीएच लेवल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका पीएच लेवल वेरी करने के साथ वो मटेरियल को कोरोड करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पीएच लेवल 2 या 2 से कम, पीएच लेवल 12.5 या उससे ज़्यादा, पीएच लेवल 2 या 2 से कम, पीएच लेवल 12.5 या उससे ज़्यादा है तो वो मटेरियल एक तरह से कोरोसिव है। जैसे अगर आप बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो उसका पीएच लेवल 12.5 से अधिक होगा, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड वेरिएशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ एल्कलाइन, क्षारीय सब्सटेंस है, इसलिए उसे हम आज की डेट में इंडस्ट्रीज़ में एज अ कॉस्टिक सोल्यूशन यूज़ करते हैं मशीन्स की ग्रीस को रिमूव करने के लिए। वो एक तरह का डी ग्रीसिंग एलिमेंट है, मटेरियल है। ग्रीस अगर लगी हुई है
कॉस्टिक सोल्यूशन यूज़ करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमूव हो जाएगा। इसी के बिल्कुल उल्टा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो मेटल पे जब पेंट करना होता है तो बिफोर पेंटिंग हम मेटल को क्लीन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो ये इसका अगर आप देखें तो pH 2 या 2 से नीचे, तो pH 2 या 2 से नीचे pH 12.5 या उससे ऊपर ये मटेरियल अगर आपको मिल रहा है किसी फॉर्म में, इट इज़ अ काइंड ऑफ कोरोसिव। ओके, तो कोरोसिविटी होनी चाहिए मटेरियल में, तो वह हजार्डस हो सकता है। रिएक्टिविटी सोखा, रिएक्टिविटी का यहाँ पर मतलब ये है सुखनिदान कि बहुत से ऐसे मटेरियल हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद रिएक्ट कर जाते हैं। इन मटेरियल की अगर हम बात करें रिएक्ट कर जाने का यहाँ पर मतलब क्या है, लाइमस्टोन जब आप वाटर के साथ उसे रिएक्ट करें घुलना शुरू हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ हाईली रिएक्टिव विद द वाटर, डिज़ोल्व हो करके बह जाता है, सिंपल। तो इस तरह से कोई भी मटेरियल जो पानी के साथ घुल करके कई तरह के स्मोक्स या कई तरह के और केमिकल चेंजेस इंड्यूस करता है, उस मटेरियल को हम हजार्डस कहते हैं, वो एक तरह का रिएक्टिविटी है। इसी में एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो चिंगारी को या फिर हाई हीट को, अगर गर्मी हो रखी है या कोई चिंगारी या फायर उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति बहुत रिएक्टिव होते हैं। उसको देख करके बहुत जल्दी, जैसे कि गैस का सिलेंडर जा रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई जा रहा है, उस पर लिखा होता है ना बड़ा बड़ा हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस, तो दे आर काइंड ऑफ हजार्ड। इसको हम रिएक्टिविटी के सीरीज़ में रिएक्टिविटी के लेवल पे रख के चलते हैं, तो ये मटेरियल्स आर हजार्ड। टॉक्सिसिटी, सो टॉक्सिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉक्सिसिटी दो होती हैं, इकोटॉक्सिसिटी एंड डिले टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी का मतलब किसी भी मटेरियल को अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आपकी स्किन, ब्रेथ, फूड और किसी वेक्टर के थ्रू, यानी कि चमड़े के कांटेक्ट में आने के बाद किसी जानवर के या किसी फ्लाई या मॉस्किटो या किसी के भी द्वारा काटने पर, किसी तरह से कंटेमिनेटेड फूड के वाया इंटेस्टाइनल और या फिर वाया द ब्रेथ, किसी भी माध्यम से अगर आप लंबे समय तक उस चीज़ को एक्सपोज हो रहे हो और वो चीज़ आपके अंदर किसी तरह के फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, तो वो दैट आस्पेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ टॉक्सिकली हजार्ड फॉर यू। अब इसमें अगर हम देखें तो दो तरह की चीज़ें आती हैं कि इकोटॉक्सिक आता है, एक डिले टॉक्सिक आता है। इकोटॉक्सिक क्या है? इकोटॉक्सिक वो है जिसमें इम्पैक्ट या तो इमीडिएट दिखेगा या फिर इम्पैक्ट डिले वर्जन में दिखेगा। उदाहरण के तौर पे एजेंट ऑरेंज जो यूज़ किया था अमेरिका ने वियतनाम पे, वो टॉक्सिक था, इकोटॉक्सिक था और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा। कुछ ही घंटों के अंदर जंगल ख़त्म हो गए थे, पत्ते झड़ गए। अगर हम बात करते हैं इकोटॉक्सिक में ही डिले रिजल्ट्स, अब कंटिन्यूसली केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते चले जा रहे हैं, उनका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वही इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र्स जब उन प्लांट्स के द्वारा अपने अंदर एक्युमुलेट कर लिए जाएंगे, आपकी फूड चेन में आने के बाद वो धीरे धीरे आपकी बॉडी के लिए और अदर बायोटिक लाइफ फॉर्म्स के लिए टॉक्सिक होगी। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिले टॉक्सिक। इसी में अगर अगला मैं वर्जन देखूँ तो एक्सक्लूसिवली डिले टॉक्सिक वर्जन इज़ द फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि ये बायोमैग्निफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो टॉक्सिसिटी के लेवल पर ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। जिस भी किसी मटेरियल में ये इग्नेटेबिलिटी, ये कोरोसिविटी, ये रिएक्टिविटी, ये टॉक्सिसिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो दैट मटेरियल इज़ अ काइंड ऑफ हजार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि फिर सर क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन भी यहीं से हो जाएगी। आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, ये क्लासिफिकेशन नहीं थी। ध्यान रखें, मैं क्लासिफिकेशन में रेडियो एक्टिव मटीरियल बोलूँगा, लेकिन इंडिया की हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हजार्डस वेस्ट कोई भी वो हजार्ड है जो इग्नाइटेबल है, इनफ्लेमेबल है, कोरोसिव है, रिएक्टिव है, टॉक्सिक है, एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एंड हाउस होल्ड वेस्ट। एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एंड हाउस होल्ड वेस्ट, कोई भी वो सब्सटेंस जिसमें वो सब है वो हजार्ड है।
इंडिया ने अपनी डेफिनेशन में से रेडियो एक्टिव और हाउस होल्ड को अलग रखा है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में और ये हाउस होल्ड वेस्ट में कवर हुआ था, ठीक है, तो वो अलग रखा है। अब हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहला वेस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात अगर करें कुणाल, मतलब क्या है, एक मटेरियल यहाँ पर है, इसको कांटेक्ट में आने की ज़रूरत ही नहीं आपके साथ, ये रेडिएशंस एमिट करता है और इन्हीं रेडिएशंस के माध्यम से ये जिस मीडियम से गुजर रहा है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर, मतलब कि गैसेस, ये उन्हें आयोनाइज कर देता है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो अपनी बॉडी से एमिट हो रही रेडिएशंस के माध्यम से इस गैसियस एटमॉस्फेयर को आयोनाइज करने का दम रखता है, उसे हम रेडियो एक्टिव मटीरियल कहते हैं। और इस आयोनाइजेशन के माध्यम से जो केमिकल, फिज़िकल या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इस लेवल पर चेंज हो जाएं कि आपको नुकसान पहुंचने लगे, तो ये रेडियो एक्टिव हज़ार्ड हो जाता है। सिंपल सा एस्पेक्ट है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहाँ पे रेडियो हज़ार्ड का बोर्ड लगा होता है, बड़ा सा येलो कलर का। आप एक्सरे करा रहे हैं, MRIs करा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ हो रही हैं, रेडियोस प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसमिट हो जाती हैं रेडिएशंस, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा देर तक नहीं। एक्सरे क्या हो जाता है, इट इज़ आयोनाइजेशन प्रोसेस ना, तभी तो आपको कहते हैं ना गले में चेन, मेटल कुछ पहनना नहीं, क्योंकि रिएक्ट कर गया तो चेन के साथ ही आपका उतना हिस्सा पक किधर जाएगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक्सरे जो सन से निकलने वाली रेज, कैन यू इमेजिन ना, गामा रेज, एक्स रेज, और उसके बाद आती है विजिबल लाइट रेज, यू कैन इमेजिन वेरी वेल द बैंड विड्थ। तो वो एक्सरे के आयोनाइजेशन के माध्यम से भगवान ने ये कृपा की है कि हड्डियों में मेटल कंटेंट उस लेवल पे नहीं रहता, तो आयोनाइजेशन के माध्यम से हमारी हड्डियों का इमेज आ जाता है। तो इस वजह से वो रेडियो एक्टिव हज़ार्ड के तौर पर ये चीज़ें जानी जाती हैं। कैसे आप इन्हें देखते हैं, रेडियो एक्टिव हज़ार्ड इज़ अ वेरी डेट्रीमेंटल हज़ार्ड। वाई, इनका स्टे टाइम बहुत लंबा है, स्टे पीरियड। अब अगर आप पूछें कि सर ये कितने समय तक रहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये अपनी आधी से दुगनी उम्र तक रहते हैं। मतलब हम हाफ लाइफ साइकिल की बात करते हैं। हाफ लाइफ साइकिल क्या है, किसी भी एक मटेरियल का जो रेडिएशन एमिट करने का पीरियड है, उस पीरियड का हाफ साइकिल, जिस समय में वो पूर्ण रूप से ख़त्म होगा उसका आधा साइकिल। यूरेनियम 232 की बात करें, उसका हाफ लाइफ साइकिल 72 ईयर्स है। यूरेनियम 236 की बात करें तो उसका हाफ लाइफ साइकिल 2,34,20,000 ईयर्स है। इतने लंबे समय तक उसका हाफ लाइफ साइकिल है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी डेट्रीमेंटल यूरेनियम 236। इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट से डरती हैं कंट्रीज़, इसलिए अमेरिका को टेंशन पड़ी रहती है ना। तो इस वजह से घबराता है, क्योंकि एक बार जब ये आएगा वेस्ट जाएगा नहीं। हाफ लाइफ साइकिल ही बहुत ख़तरनाक है। कहाँ से उत्पन्न होता है, बहुत इजी है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़। अब आपको रेडियोलॉजी का डिग्री करना है, आप एक हॉस्पिटल में अपनी मशीन लगाना चाहते हैं, पहले पढ़ोगे ना उसे, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ोगे ना, कि सीधा हॉस्पिटल में जाके बैठ जाओगे और पेशेंट को कहोगे मैंने पढ़ा नहीं वेस्ट के डर से, सीधा तुम ही पे करूँगा सब कुछ। पहले बेटा पढ़ना पड़ेगा, तो जहाँ पढ़ोगे पहले वहाँ पे नहीं वेस्ट होगा, वहाँ पे पहले वेस्ट होगा। इसलिए लिखा हो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो आ ना जाना मेरे पास कि सर ये क्या लिखा हुआ है स्कूल कॉलेज में, कहाँ है। अगला फिर हॉस्पिटल में, अगला फिर कहोगे इंडस्ट्री में, सर कहाँ से, अरे इंडस्ट्री में बड़ा प्रोसेस रेडियो वेव्स के माध्यम से होता है यार। मेटल, केमिकल, पानी से चांदी निकालना, वो केमिकल जो फोटोग्राफी में यूज़ होता है उसमें यूज़ होता है रेडिएशंस का। शेप्स देना रेडिएशंस का। आजकल तो आपकी जीन में ये जो रगड़ कंटेंट आता है ये भी लेज़र से आता है। तो आज लेज़र, रेडिएशंस ये बड़े लेवल पर इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। तो कुल मिलाकर के अगर लास्ट और सबसे मेन तो दैट इज़ हॉस्पिटल्स। ये सारे इसके सोर्सेज हैं जहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है। तो पहला क्लासिफिकेशन है रेडियो एक्टिव वेस्ट। अगला क्लासिफिकेशन आप कहेंगे कि सर फिर दूसरा कौन सा है हज़ार्डस वेस्ट के अंदर, तो सेकेंड वन इज़ द केमिकल ना, केमिकल वेस्ट। केमिकल ही है तो जो नाश कर रहा है सबका। केमिकल अलग अलग कैटेगरी का,
सिंथेटिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सभी केमिकल्स की प्रक्रियाएं हैं। तो ये केमिकल्स आपको परेशान करते हैं, हैज़ार्डस हैं। आपके सामने ही कई तरह के केमिकल्स अवेलेबल हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोक्लोरीन्स इन द फॉर्म ऑफ DDT, BHC, डाइएल्ड्रिन्स, ये सब खेतों में यूज़ हो रहे हैं एज अ काइंड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। उसमें फंगीसाइड, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी ले लीजिए, ये सब खेतों में यूज़ हो रहे हैं। तो एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में से ये कंट्रीब्यूट होते हैं हज़ार्डस वेस्ट। उसके बाद जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें सिंथेटिक पॉलीमर्स बनते हैं, उनसे कंट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद लेदर है, टेक्सटाइल है, उनसे कंट्रीब्यूट होते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी है, फिल्म मेकिंग है, फ़ोटो डेवलप करने के लिए जिस ट्रे में पुरानी फिल्मों में डालते हैं, लाल कमरे में घुस के हीरो कैसे फ़ोटो बना रहा है और एकदम से फ़ोटो बनती जाती है तो राज खुलता जाता है, वो वाला केमिकल जो बाद में सूखने के लिए डालता है ना, लाल कमरे वाला। बचपन से तमन्ना रह जाती कहीं कि इस लाल कमरे में जाना है, अब ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से वो वाले सब वेस्ट, मतलब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो कभी भूलना ही नहीं। स्कूल जाती थी, कॉलेज में कभी गलती से घुस गई वो केमिस्ट्री लैब में और उसमें जाके ऐसे फ्लास्क में करती रहती थी, बीकर में पानी उबालती थी, केमिकल उबालती थी, लगता तो पानी, वो कभी उबला नहीं प्रॉपर, और उबला तो पता नहीं क्या हुआ। और वो जो लैब अटेंडेंट थे जिनको चलने की दिक्कत थी कि दूर तक जाने की बजाय वहीं पर अपना पूरा पीपा खाली कर देते थे ड्रेन में, ये जानते हुए भी कि ये केमिकल है, उस पानी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे कीटाणुओं की ये क्या हालत करेगा कोई पता ही नहीं। तो बेटा बड़े बड़े गैलन उड़ेले गए हमारे देश में स्कूलों की, कॉलेज की लाइब्रेरियों से इन नालियों में, और उन्हीं नालियों का प्रमाण अब वही भोग रहे हैं, घुटने चल नहीं रहे और डायबिटीज़ का पता ही है आपको। तो कुल मिला करके ये सारी जगहों से कंट्रीब्यूट होता है क्या निखिल? केमिकल वेस्ट। अगला वेस्ट बहुत इजी वेस्ट है, ये तो पहले दिन से ही आप इसे पढ़ रहे हो, ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाला वेस्ट क्यों? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मरकरी बेस्ड मटेरियल यूज़ कर रहे हो आप। ये तो सरकार है जिसने आज उन बल्ब को भी वेस्ट में काउंट कर लिया जिनमें मरकरी होता था, ताकि आप लोगों की जान का नुकसान ना हो, तो उसे हज़ार्डस में डाल दिया। तो ये भी हज़ार्डस वेस्ट का पार्ट है। कैथोड रे बेस्ड ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में बेंजीन का यूज़ होता है, कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हैवी मेटल्स यूज़ हो रहे हैं। लेड है, लेड ऑक्साइड, CRT स्क्रीन्स में लेड ऑक्साइड का यूज़ होता है, कैडमियम का यूज़ होता है, आर्सेनिक का यूज़ होता है, कॉपर का, जिंक का यूज़ होता है। ये सभी कौन है? हज़ार्डस वेस्ट। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में, चाहे आप बात रेयर अर्थ मेटल की कर लें, चाहे रेयर मेटल की कर लें, चाहे आप ग्लास की बात कर लें, चाहे आप गैल्वनाइज्ड मटेरियल की बात कर लें, एक समय पे बहुत ज़बरदस्त हज़ार्ड हो जाते हैं ये। और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री ही तो दंस बनी हुई है इस समय, क्योंकि इनमें से मैक्सिमम हैवी मेटल्स निकलते हैं, और वो हैवी मेटल्स पानी में जा करके, जैसे ही वो पानी को चावल का पौधा खींचता है, चावल के पौधे के अंदर वही आर्सेनिक जाने के बाद जब आप उसे खा लेते हो, तो फिर आपके पैरों में और हाथों में क्या होता है? आप सबको पता है कौन सी डिजीज़ होती है? ब्लैक फुट। और समय ज़्यादा बढ़ जाने से पैर खुद ब खुद ही कटा जाता है शरीर से, उसे क्या कहते हैं? एम्पुटेशन ऑफ द लिम्स। अब कोई क्या करे, जब वो आर्सेनिक वाला चावल खाओगे तो वैसे ही होगा, सिंपल, ज़्यादा टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है। फ्लोराइड, और फ्लोराइड वाले पानी से फ्लोरोसिस, मतलब हड्डियाँ एकदम ऐसे नोक नी, है कि नहीं, और शरीर एकदम ख़त्म। तो इस तरह के पॉल्यूशन ये कर रहे हैं। अगला कौन सा है? ये कहाँ से हो रहा है वो सारा आपको पता लग गया। अगला है बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल के बारे में क्या बताऊँ मैं आपको? हॉस्पिटल से क्या क्या निकल रहा है आपको पता ही है। वो सारे के सारे अंग जो नाश हो चुके थे, कैंसर से लबालब नोड, इतना बड़ा गठान शरीर से निकाल के बाहर चक, उसको आकर के कुत्ता खा गया। कुत्ते को क्या पता इसमें कैंसर था? कुत्ता खा रहा है, कुत्ते ने आगे जा कर के संतानें उत्पन्न की हैं, और कुतिया के माध्यम से उन संतानों में भी वही सब घूम रहा है। धीरे धीरे वही कुत्ते मर गए, उन्हें बैक्टीरिया खा रहे हैं, बैक्टीरिया में वही सब है। धीरे धीरे वही सब मर मर आकर के खाद बन रहे हैं, खाद के माध्यम से
पौधे के माध्यम से फल, वही फल जो एप्पल मैंने अभी शाम को खाया, उसमें वही है। कुल मिलाकर के जानवरों के शरीर से निकले हुए, मनुष्य के शरीर से निकले जीवाश्म, यानी कि टिश्यूज़ की बात कर लें, ऑर्गन्स की बात कर लें, या फिर लिम्स की बात कर लें, एम्पुटेटेड मटेरियल की बात कर लें, या कंटेमिनेटेड ब्लड सैंपल की बात कर लें, या कंटेमिनेटेड सिरिंज की बात करें, या कंटेमिनेटेड स्कैल्पल की बात कर लें, तो कंटेमिनेटेड ही है सब कुछ। सीधा सीधा आप फेंक दे रहे हो तो सारा हज़ार्डस है। ये हज़ार्ड से बचना है। ये है बायोमेडिकल हज़ार्ड। और पता ही है कहाँ से आ रहा है आपको, हॉस्पिटल से आ रहा है। वो रिसर्च वर्क जहाँ पर बेंच पर लेटा करके भैंसियाँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो भैंस से निकला हुआ सारा पदार्थ, ये भी हज़ार्ड। और वो डायग्नोसिस लैब जिसमें पहली बार पता लगा था कि HIV है, उसने ब्लड लिया था उसी सिरिंज से, वो सिरिंज। तो डायग्नोसिस सेंटर, हॉस्पिटल और रिसर्च, और सीधा इनमें घुस के बैठ जाओगे। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे क्या? स्कूल यूनिवर्सिटी वाले कैडोवर बॉडी नहीं देंगे काटाकुटी करने के लिए? अगर वहाँ पर कभी स्कैल्पल चला के काट के दिल नहीं निकाला है, ऑपरेशन थिएटर में क्या निकालो फिर? खुद ही सोच लो। जिसने कभी खुद लेबोरेटरी में दिल नहीं निकाला, वो वहाँ पे कुछ और ही निकाल लेगा। ऐसे में पता लगेगा रोग दिल का कराने गए थे, बायां फेफड़ा निकाल दिया। बेटा ऐसे हॉस्पिटल तो नहीं चलेगा, कुछ और ही चला दिया जाएगा। इसलिए वहाँ से भी ये वेस्ट जनरेट होता है। ये सारी जगहों से ये वेस्ट आ रहा है। और अगला और लास्ट वेस्ट आप सबका फेवरेट वेस्ट, जिसके बिना ज़िंदगी दूभर हो रखी है, क्योंकि जोमेटो है कहीं पे भी किसी भी समय है, और खाना आता है प्लास्टिक में। ये वेस्ट कौन सा है? प्लास्टिक वेस्ट। दूरदर्शक के बच्चों लगे मैं आज खींच रहा हूँ, आज मैं खींच ही रहा हूँ। कोई चक्कर नहीं है, आज मज़े हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात करें तो क्या है, तुमको सब पता ही है। प्लास्टिक लिफाफे वाली, प्लास्टिक स्मारकर की, प्लास्टिक उस एयरक्राफ्ट में जो रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक यूज़ हुई थी, प्लास्टिक उस शिप में, और प्लास्टिक मल्टी लेयर्ड सिंगल। इनमें से मेजॉरिटी प्लास्टिक्स अगर हम बात करें तो हज़ार्ड है। हज़ार्ड नहीं है क्या? गाय ने खा लिया, गले में जाके बंद हो गई, आगे जा करके बैलून की तरह खुल गई पेट में, और गाय को अब समझ नहीं आ रहा कि नया क्या खाऊं और निकालूं क्या। गाय मर गई, मृत्यु हो गई। मछली के पेट में प्लास्टिक, माइन्यूट प्लास्टिक पार्टिकल्स मैंने आपको बताया। और ये माइनर प्लास्टिक जो इतनी शैतान है, ये तो इन बैक्टीरिया के मुंह में घुस जा रही जाके, उसे भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा मैं तो सुना था मैं माइक्रोस्कोपिंग हूँ, मुझे कोई नंगी आंखों से देख नहीं सकता। इतना बारीक कण बना दिया मनुष्य ने कि ये मुझे ना देखने वाले जीव के भी भीतर चला जा रहा है। मतलब अब मैं क्या करूँ? तो ये उसके भी अंदर है। और जब बैक्टीरिया के ही अंदर आ गई तो फिर किस किस के अंदर है तो आप जान ही सकते हो। तो कुल मिला के प्लास्टिक, ये हज़ार्ड है। ये सारे हज़ार्ड। आप कहें प्लास्टिक कहाँ से उत्पन्न होती है? प्लीज़ ऐसा मत पूछो, IAS की तैयारी कर रहे हो, पता ही होगा तुम्हें। घरों से होती, फैक्ट्री से होती, डिफरेंट कमर्शियल एरिया से होती, इंडस्ट्री से होती, हर जगह से। बस जो हर जगह से उत्पन्न होती है उसे प्लास्टिक कहते हैं। ओके, अब ये ओमनी प्रेजेंट है। अब तो हिमालय भी नहीं बचा, और अब तो चंद्र पे भी पहुँचे हैं, और वहाँ पे प्लास्टिक ही होगा। कुछ सालों के बाद पानी मिले ना मिले मैं नहीं जानता, वचन करता हूँ कि प्लास्टिक मिलेगा। ओके, गंगा का स्रोत ढूंढने गौमुख पहुँचे थे, स्रोत मिला नहीं मिला अलग है, प्लास्टिक जरूर मिला वहाँ से। तो ये है, ये सारी क्लासिफिकेशन है बेटे। अब मुझे पूछो कि सर इतने वेस्ट पढ़ा दिए, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये वेस्ट एकदम अलग सा वेस्ट क्यों है? ये बहुत अलग है। क्यों? इसके 4 गुण हैं। ये अपने उन 4 गुणों से जाना जाता है। इसका पहला गुण क्या है? ये पूर्णतः नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कोई कीटाणु जीवाणु में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इसे डिग्रेड कर दे। तो नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। ये परसिस्टेंट होता है, लंबे समय तक परसिस्ट करता है, जैसे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ये बायोमैग्नीफाई होता है क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक्युमुलेट होता है। इनकी खासियत होती है ये आपकी बॉडी के फैटी मॉलिक्यूल्स में आ करके टिक जाते हैं। धीरे धीरे इनकी ग्रोथ होती रहती है, और ये ग्रोथ होते होते एक छोटी सी ग्रास, और छोटी सी ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर, और उसको खाने आया एक डड्डू माने कि फ्रॉग, उसको खा लिया सपोले ने, सांप को खा लिया चील ने, और चील को खा रहे हैं कीटाणु, या फिर चील को खा रहा है कोई और। ऐसी फूड चेन आपने पढ़ी होगी। अंततः सब चीज़ों को आप ही को खाना है। तो ये बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स में
एक्यूमुलेट होते 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 विद द